कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग कंफर्म कराएं आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। सभी लोग सेशन को लाइक करें और अपने सारे मित्रों में इसको शेयर करें। शेयर करने के बाद जो ही क्लास में चले आए। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। रागिनी हैं, अंकिता हैं और धनेश हैं। सभी लोगों को नमस्कार। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव शुभ, कीर्तिमान भव। अब जो है हम लोग बिना रुके 50 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं। आयुष्मान भव पूर्णिमा। तो सभी लोग 1 मिनट में जितने भी लोगों का नाम आएगा मैं ले लूंगा, उसके बाद फिर नाम नहीं लूंगा क्योंकि तब सीधे सीधे पढ़ाऊंगा। पारस भारती आयुष्मान भव, सवितानंद जी हैं आयुष्मान भव, पूर्णिमा जी आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु, दिग्विजय भव, चिरंजीव शुभ, कीर्तिमान भव। सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। और आज चलिए हम लोग सभी लोग हिंदी के 50 बेहतरीन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं और अब क्लास स्टार्ट। ठीक है, पूजा भी आ गई हैं। चलिए अब क्लास स्टार्ट। अब केवल और केवल क्वेश्चन पे चर्चा होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन है कि देशांतर में। आज कुछ मिक्स टाइप वाले क्वेश्चन भी हम लेकर के आए हैं। मिक्स का मतलब कुछ लोग कर रहे थे कि सर जो है कुछ मिक्स वाले भी क्वेश्चन करवाएं, तो सभी लोग शेयर कर दें, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दें और शेयर करने के बाद में हम लोग क्लास में चले करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? ध्यान देना, देशांतर दिया गया है। देशांतर में हालांकि वह द्विगु और द्वंद्व तो दोनों नहीं होंगे। बात आती है कर्मधारय और बहुव्रीहि में। कुछ लोग अक्षांश देशांतर में जाकर के कहेंगे देशांतर बहुव्रीहि है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नहीं, यह कर्मधारय है। देश में जो अंदर होते हैं, अलग अलग देशों के बीच में जो टाइम पीरियड जो अंतर ना, देश में अंतर, देशांतर। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड वाली ली गई थी वो तो बहुव्रीहि वाले में आप सोचोगे कि इसके हिसाब से दोगे, लेकिन केवल देश में अंतर से ही बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना देशांतर होता ना, ऐसा वाला। तो उस वाले अर्थ से अगर आप चलेंगे तो राइट आंसर इसको आप पहुंचेंगे कहां तक? सी तक पहुंचोगे और सी ही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सामने दिखाई दे रहा होगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली, ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम सभी लोग बोलते हो। बिल्कुल, आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव शुभ, कीर्तिमान भव। सभी लोग का कल्याण हुए, सभी लोग कल्याण हुए। सभी लोग शेयर भी कर दें क्लास को, जितने भी सभी लोग हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास में। और फिर एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, सभी लोग उत्तर करें, मैं सबका उत्तर देख रहा हूं। ठीक है, और फिर लास्ट में नाम जरूर लूंगा। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी भाषा है? आप सभी लोग पता होगा कि वह हिंदी ही बोली जाती है। संस्कृत, तमिल और उर्दू में से अगर आप देखेंगे तो हिंदी ही वह है भाषा जो सर्वाधिक सबसे अधिक बोली जाती है। और यह देखिए बीएड वगैरह में भी आया है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग यह बता पाए बिल्कुल सही कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या है और उसका और भी सरल अर्थ में जो लोग बताएं वो ठीक हमको देखते हैं। फिलहाल जो लोग भी अहि करेंगे गलत, हिरण करेंगे गलत, कुरंग करेंगे वो भी गलत। प्रश्न संख्या 3 और 3 में उत्तर क्या आएगा? यह किसका होता है? शार्दूल होते हैं। ठीक, इसका होता है मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची यह है। और आप उसको और भी इसके पर्यायवाची जो लोग कमेंट कर सकें और भी पर्यायवाची आप उसको जरूर दें। प्रकट होने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, कैमरा कनेक्ट अभी नहीं है। कैमरा कनेक्ट है बट कंडीशन सही अभी नहीं है। ठीक, वैसे ही बैठे हैं तो अभी दर्शन देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं बिल्कुल दर्शन दे दूंगा कुछ मिनट कुछ सेकंड बाद, या लास्ट में मैं दर्शन जरूर दे दूंगा, घबराए नहीं, दर्शन जरूरी नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा है ना, इसलिए फिर बहुत ज्यादा ओढ़ बिड़ के बैठे हैं तो वो नहीं आ रहा। सेटअप पे नहीं बैठे हैं, साइड में लगा करके बैठे हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो स्वर नहीं है? अ, उ, ए और ञ। ठीक, इसमें से बताओ कौन सा स्वर नहीं है? बिल्कुल स्टार स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, सारे स्टार लगाते चलो, शेयर भी करते चलो। ठीक है, सभी लोग शेयर भी करते चलें। और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो पहले सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, फिर 1 या 2 मिनट के बाद में वो कमेंट कर पाएंगे। ठीक है,
हाँ होना चाहिए, दर्शन मिल जाएगा, ठीक है, इतना जब ध्यान रहेगा जरूर हो जाएगा। अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ये ध्यान दो, तीनों के तीनों स्वर हैं। जो यहाँ है यह स्पर्श व्यंजन पंचमाक्षर में ध्यान देना, यह है च छ ज झ ञ वाला, यह है, और यह व्यंजन है, स्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर डी आना चाहिए, और डी बिल्कुल करेक्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन देखो, सामान्य अगर क्वेश्चन बन रहा है तो जल्दी से कर लेते हो, क्वेश्चन तो बिल्कुल हम आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आ जाएंगे, ठीक, बिल्कुल आ जाएंगे, अभी नहीं दिखेंगे, अब देखेंगे थोड़ा ठंड और कम हो जाए फिर दिखने लगेंगे। रुख का पर्यायवाची शब्द है, विटप, प्रसून, तड़का, हेरम्ब। अब आप लोग देखिए, केवल वही मैसेज करेंगे तो हम वो मैसेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक, अब वो मैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा फिर। तो रुख का पर्यायवाची शब्द है क्या? विटप, प्रसून, तड़का या हेरम्ब। अब आप देखो कि किसको कर सकते हो, किसको कर सकते हैं? पादप, विटप, पेड़, वृक्ष, ये सब जिसके हैं उसी का है यह रुख, अर्थात यह क्या हो जाएगा? एक रुख। प्रसून फूल वगैरह वाले हैं, हेरम्ब गणेश जी के नाम को भी कहते हैं, तड़का आप समझ रहे होंगे। तो कुल मिला जुला करके बहुत ज्यादा दूर नहीं हमको चलना है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधे सीधे उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे डाल देते हैं जिसके ऑप्शन में अगर हम गहराई में चलेंगे तो फिर क्वेश्चन कम होगा, फिर आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन कम कर रहे हैं। करपट शब्द का तद्भव क्या है? क्या है तद्भव? मैं और भी एनालिसिस करूंगा, थोड़े दिन और आप लोग जुड़ते रहें, बस धीरे धीरे एनालिसिस और भी गहराई में उतरेंगे, थोड़ा पहले रहें आप लोग ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करपट शब्द का तद्भव शब्द है कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट। प्रश्न संख्या 6, उत्तर क्या मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा आपको कपड़ा। करपट का क्या हो जाएगा? कपड़ा, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? कौन कौन नहीं, सीधे कौन संधि है, कौन कौन दो बार छप गया है। इत्यादि शब्द में कौन संधि है? इसमें बताओ, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि बनेगी, अर्थात इसमें संधि कार्य हुआ होगा तो संधि हुई होगी, कौन सी संधि बनेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट आंसर, राइट आंसर। लेकिन लोग जो है शेयर कम किए हैं, जल्दी से शेयर कर दें सभी लोग क्लास में। और जो नेक्स्ट क्लास होती है 4 बजे संस्कृत की, अब क्लास 4 बजे होगी, तो जो लोग भी उसमें संस्कृत अभी हमारे साथ कर रहे थे वो 4 बजे संस्कृत अवश्य करें। संस्कृत की जो क्लास होती है प्रैक्टिस सेट और फिर जो भी कुछ होती है उसमें वो सब होंगे। इत्यादि शब्द में कौन संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो आपको पता है इति धन आदि, यहाँ पे देखो य बनाना, इति धन आदि से ई का य बना है, तो ई को यणची, यण संधि बनेगा। क्या बनेगा? ई को यण से यण संधि बनेगा, क्योंकि इति में जब आप करोगे तो इति का ई है, जो इसमें ई है यहीं बदल जाता है य में, इसलिए इक का यण हो गया, इसका नाम क्या हो गया? यण, तो हो जाए आपका यण संधि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि है मुहावरा, और आप लोग इस मुहावरा का अर्थ जरूर बताइए, सभी लोग बताइए। जो लोग भी नए हैं पुराने हैं सभी लोग क्लास को शेयर करें, ठीक है। मेरी अगली क्लास 4 बजे शाम को होगी, जो संस्कृत सब विषय पे होगी, संस्कृत भाषा पे होगा। और जो लोग भी अभी तक संस्कृत में क्वेश्चन किए हैं, अब तो मजे की बात यह है कि जितने लोग सीटेट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं सर जो आप पैसेज पढ़ाए वो पैसेज आए हैं, पैसेज आए हैं। यूपी टेट वाले भी पैसेज देख करके आए थे कि हाँ यूपी टेट में जो क्वेश्चन आए थे पैसेज वाले सेम वहीं आया था, ठीक। तो प्रश्न संख्या 8, आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ है क्या? मन में खटकना। बिल्कुल सही, राइट आंसर आया कि मन में खटकना, आंखों में गणना, बहुत सही। यूपी पीसीएस प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सोचिए कितना बेहतरीन है। ये देखो आरओ का क्वेश्चन भी यह है। मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो टेट में पूछे गए हैं, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं आपका बीएड में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके साथ ही साथ लेखपाल भर्ती में जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ट्रिपल एससी लेवल में, आरओ, इन सब के लेवल में क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सब मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ आपके सामने। अर्थात हिंदी जो सामान्य हिंदी है उसकी एक बेहतरीन काढ़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको लेते रहें, घोटते रहें। मक्खी शब्द का तत्सम क्या होगा? तत्सम माने जो शुद्ध रूप में होता है ना, संस्कृत वाला, और जो हिंदी में होता है अक्सर कर करके क्या होता है तद्भव होता है। तो आप उसको देख लीजिए, इसमें बताइए कौन सा हम लगाएं। बहुत सारे लोग चल रहे हैं कि मक्षिका पे लगाइए, यह मक्षिका नहीं सही होता है, ध्यान देना, यह मक्षिका सही होता है, डी सही होगा। आपको याद होगा जब मैं लिखता हूँ निर्मक्षिका मक्षिका राम अभाव, तो वहां पर यही मक्षिका प्रयोग करता हूँ संस्कृत में।
जो लोग हमारे सामने संस्कृत पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये तत्सम तद्भव सब सरल होगा, क्योंकि जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनको बहुत सारे मूल शब्दों का पता होता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग उत्तर करें इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? ध्यान देना, तद्भव नहीं है इसका मतलब कि वो अशुद्ध वाला नहीं है, तत्सम वाला तब होगा। इसका मतलब क्या होगा? तत्सम। तो तत्सम क्या होगा? द्वार, सायं, गिरस्ती, पांव। क्या कहना है इसमें से बताइए कि कौन सा तद्भव नहीं है? तो जो यह सायं है, सायं यह तद्भव नहीं है। द्वार आपका तद्भव है, गिरस्ती भी तद्भव है, पांव जो पांव बोलते हैं ये सब तद्भव है। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर आ गया आपका बी। और अन्य ऑप्शन पे भी डिटेल चर्चा होगी, हम लोग जब डिटेल जब चलेंगे तब। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, उत्तर ठोको तुरंत, वह वाला प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? केवल हमको उत्तर दिखना चाहिए। एकल परीक्षा में पता है वहीं उसी का बहुत करेक्ट होता है, केवल उसको उत्तर दिखे सीधे कि एकल शब्द का तद्भव क्या होगा, अर्थात अकेला को हम लोग क्या कहते हैं? एकल। अकेला हम लोग तद्भव में बोल देते हैं, तत्सम में हो जाता है एकल ना, अकेला। अब यह अकल नहीं होता, अकिल भी नहीं होता, अकेला। ये तो दो ऐसे ही हिंदी में जितने ऑप्शन मिलते हैं उसमें से बहुत सारे ऑप्शन तो सामान्य अगर रूप से आप पढ़ रहे होंगे उसी से कट कर देंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे अब इस वाले में देख लीजिए, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन समास है? अब द्वंद्व तो पक्का है नहीं होगा, द्वंद्व तो पक्का नहीं होगा। अब कुछ लोग बहुव्रीहि में फरसान होंगे, कुछ लोग द्विगु में, कुछ लोग कर्मधारय में। कर्मधारय में भी अव्ययी भाव समास वाला जो कंडीशन बनता है तब, और एक वह कंडीशन बनती है जहां पर एक दिक्कत आता है, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि एक अव्ययी भाव समास वाले में दिक्कत आती है और एक आती है बहुव्रीहि समास वाले में जब किसी अन्य का अर्थ देता है तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे हो गया द्विगु। 13 नंबर के क्वेश्चन में चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अब बताओ, समास का प्रकार जो हम लोग 6 समास पढ़े थे, उन 6 समासों में से एक समास इसमें वो नहीं है, वो आपके आंख में इधर उधर केवल दिख रहा होगा। साफ बताएं कि इसमें से कौन सा समास नहीं है। ठीक, क्योंकि वो देखने से लगता है कि कर्म कारक लिखा है यहाँ पे और लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कर्मधारय। क्या पढ़ लेते हैं? कर्मधारय। और लिखा क्या इसमें क्या लिखा है? कर्म कारक समास। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक कर्म कारक समास कोई समास नहीं होता है, इसलिए यह वाला समास नहीं है। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि वो सब सभी के सभी सही थे। प्रश्न संख्या 14 में अगर हम बात करें, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो जिसकी वर्तनी शुद्ध है उसको आप बताइए। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश, जो शुद्ध रूपेण लिखा गया, जो शुद्ध रूप से लिखा गया आप उसको बताइएगा। ठीक, उसको आप बताइएगा। हमारे साथ में सभी लोगों का उत्तर करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही। पिछले वाले का उत्तर भी सभी लोग कर्म कारक ही कहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ना कि समास। हाँ बिल्कुल, चील कौओं की निगाह होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि एकदम उत्तर दिखाई दे, सीधे उत्तर तक पहुंचे, आपका ध्यान जो है कहीं और ना पहुंचे। जैसे इस प्रश्न के उत्तर में अगर हम बात करें तो यहीं पे सभी लोग समझ जाएंगे गलत है। दुरावस्था, हाँ ये भी नहीं सही है। कैलाश में यह नहीं, संन्यास। और ध्यान देना यही वाला जो यह संन्यास, तो यह बिंदी भी होना चाहिए कि यहाँ पे न भी होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान देना। ये करेक्ट हो गया आपका। ठीक, एक यह भी क्वेश्चन है, ये बताओ संधि विच्छेद। आप लोग बोले सर थोड़ा मिक्स टाइप भी क्वेश्चन लाइए, कुछ और भी क्वेश्चन मतलब मिक्स रहे, तो मैं सोचा कि चलिए दो एक क्वेश्चन जो है सारे टॉपिक से लेकर के बनाते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस मिलता रहे। पुनर्जन्म का सही विच्छेद क्या होगा? ध्यान देना, विसर्ग संधि है, इसका मतलब यह इसके बाद यह नहीं बनेगा। अब ये पुनः तो होगा ही नहीं, पुनः में जो आपका न है, न ये आजन्म नहीं होगा। पुनः में जो विसर्ग है यहीं जाते जाते फिर पुनर्जन्म बनेगा। ये बीच का एक टर्म बीच में ये पुनर् बना करके दिए जरूर है, लेकिन हम लोग करेक्ट करेंगे ए को। ठीक, ए को करेंगे, बी वाले को करेक्ट नहीं करेंगे। जो लोग मनोरथ पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मनोरथ में किस तरीके से संधि कार्य होता है। और हमारे साथ में अगर आप विसर्ग संधि पढ़े होंगे, सभी लोग बहुत थोड़े में विसर्ग संधि पढ़ाते हैं, बट हम पूरी विसर्ग संधि बताए हैं, मुझे याद है। ठीक, बिल्कुल उत्तर देखो, बस उत्तर सीधे दिखाई देना चाहिए कि कहां उत्तर पहुंचा। क्या इसका राइट आंसर आएगा?
पढ़ते ही बताओ कि गौरव का विलोम क्या होगा। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए गौरव का लाघव, गौरवत्वम लघुत्वम, गौरत्व लघुत्व ऐसा होना चाहिए। तो गौरव है और गौरव का तब क्या हो जाएगा लाघव। ठीक, गुरु का क्या होता है लघु, गुरु का क्या होता है गुरु माने बड़ा और लघु मतलब छोटा। अगर कहें गुरुता तो कह देंगे लघुता, कहेंगे गुरुत्व कहेंगे लघुत्व, कहे गौरव तो क्या बन जाएगा लाघव, क्या बन जाएगा लाघव। ठीक, तो आप उस तरीके से आप जो संज्ञा वगैरह पढ़े होंगे कौन कौन संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा कौन संज्ञा, तो आप उसमें इस चीज को पढ़े होंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है सर, किस टाइम क्लास? अभी एक तो हिंदी का चल रहा है, ठीक, और एक जो है क्लास नेक्स्ट में चलेगा 4 बजे से संस्कृत की क्लास चलेगी। संस्कृत में आप लोग सभी लोग संस्कृत में भी उपस्थित होइए, बहुत बेहतरीन क्लास चलती है संस्कृत की। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग का नहीं है? ध्यान देना, ट वर्ग में कौन सा नहीं आता? ट ठ ड ढ ढ, तो हई घ नहीं आता है, क वर्ग में आता है। इतना सरल क्वेश्चन बताओ, जो लोग पहले के लोग हो गए हैं कितना सरल सरल क्वेश्चन कर करके निकल के चले गए। घ वर्ण क वर्ग में आता है, ठीक, घ वर्ण किसमें आता है? क वर्ग में आता है, और सभी के सभी तो ट वर्ग के ही क्वेश्चन थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दोनों पद प्रधान हो, उभय पदार्थ प्रधान, जल्दी बताओ। आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारे उत्तर करेक्ट करके आओगे, सारे उत्तर सही करोगे, बस ध्यान से सुनो, ध्यान से जो बता रहे हैं सुनो। किस समास में? ध्यान देना, जब हम समास विग्रह करते हैं तो 2 उसमें पद आते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। अगर पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास, अगर उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो तो तत्पुरुष समास, अगर दोनों का अर्थ प्रधान हो तो द्वंद्व समास, अगर दोनों न प्रधान हो के किसी तीसरे या अन्य पद का अर्थ प्रधान हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे क्या होता है? दोनों का प्रधान, तो अर्थात क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 18 में उत्तर क्या करोगे? सी, द्वंद्व समास होगा। आगे एक क्वेश्चन और है जो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता रहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यह भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये जरूरी नहीं है कि यह केवल इसी एग्जाम में आया हो, किसी भी एग्जाम में यह आ सकता है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद कोई संज्ञा हो? बताओ, तो वह कौन सा होगा? चलिए ठीक है, और सभी लोग जो है लखनऊ चलने वाले धरने में शामिल हो जाइएगा, पक्का आ जाएगा। नहीं, नाम नहीं बोलेंगे, ठीक, अभी किसी का नाम नहीं बोलेंगे, क्लास के लास्ट में नाम बोलेंगे। किस समास में प्रथम पद संख्या वैसा अंतिम पद संज्ञा हो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। किसमें हो जाएगा? द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास में पहला पद क्या हो जाता है आपका? संख्यावाची हो जाता है, ठीक, तो हो गया द्विगु समास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से हिंदी, एक सामान्य हिंदी से क्वेश्चन है जो बहुत ही हाईलाइटेड, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ लिखे तो हम केवल एक बार है, लेकिन ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जहां हिंदी का पेपर बना हो और उसमें यह क्वेश्चन न आया हो, ठीक, यह क्वेश्चन न आया हो। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पहली बार इसको गलत ना किया हो, वो गलत करता ही करता है। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवित्री, कवयित्री, कवित्री या फिर या ABCD? इसमें से आप सभी लोग जरूर करें, जरूर आप लोग सही उत्तर करें। हमको मालूम है कि आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, ठीक है। नारायण श्री लास्ट में बता देते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी है बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें एक ध्यान देना, इसका उत्तर क्या आ रहा है? कवित्री, यह शुद्ध है। सभी लोग ध्यान से समझना, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा जिसमें ना आया होगा, पक्का आता है। और यह जो क्वेश्चन है आपका संस्कृत में भी आता है, यह हिंदी में भी आता है, ठीक। इसमें कौन सी संधि हुई होगी? तोरली बनी होगी। जब त का ल हो जाता है, अगर त वर्ण के बाद में अगर ल वर्ण आए, अगर त वर्ण के बाद में ल वर्ण आए, तब यह त वर्ग किस में बदल जाता है? ल में ही बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? उल धन आशय, यहां देखो नहीं होगा, ल नहीं होगा, त वर्ण जो है ल वर्ण में बदला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर आएगा वह आएगा उत्धन लास उल्लास। संस्कृत में आता है उत्धन लास उल्लास, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा उत्तर डी, तोरली संधि होता है। जो लोग तोरली नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा सा मैं जरूर बता दिया, ठीक। बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग डी कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं, कोई नहीं डी किया,
पेपर में गलत हो जाता है बस। हाँ बिल्कुल, बस यही 2-4 दिन का जो भी होगा धरना फरना सब यही 2-4 दिन में आप लोग जो प्राप्त कर लोगे। उसके बाद में फिर बड़ा स्लो हो जाएगा स्थिति। जानते हैं 17,000 18,000 20,000 आएगा ना तो उसमें कम लोग सफरेंगे। अगर ये 97,000 भर्ती अगर आ जाती है तो आप मान के चलिए सबका उद्धार हो जाएगा, बहुत सारे लोग सब निकल जाएंगे। अब अगर यहीं कम आएगा ना तो बस फिर वहीं कुछ लोग चले जाएंगे, वो पेपर कटुआ वगैरह वाला जो लोग गुरु जी बताते हैं ना कि पेपर कटुआ वाले भी होते हैं, तो सब चीज फिर उसी में परेशान हो जाएगा, होगा नहीं। तो बस इसी में मेहनत कर दिए तो हो गया, हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी मतलब हिंदी कहाँ से आया है ये बताओ, हिंदी कहाँ से आया है। तो बस 2-3 दिन तक है, उसके बाद आचार संहिता लग ही जाएगा और उसे 12-13 तक के आसपास लगने की उम्मीद है। आज साथ कोई बैठक होने वाली है ऐसा सुनने में आया है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 22 उत्तर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 22 उत्तर क्या बनेगा? संस्कृत। क्या बनेगा? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराती किससे विकसित है? गुजराती, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आया था या टीजीटी में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में, और आप लोग सुपर टेट की परीक्षा उत्तर प्रदेश में दोगे, लेखपाल को उत्तर प्रदेश में दोगे, इसलिए इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, ठीक है? बहुत सही, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहले उत्तर बता दो तब चलें आगे। इसमें बताओ गुजराती किससे विकसित है? सौरसेनी से विकसित है। किससे? सौरसेनी से। ये जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे इसकी हिंदी की, ठीक, हिंदी की जो इतिहास पढ़ोगे उसमें आपको दिखाई देगा और पूरी एक क्रम बताया जाएगा, ठीक, डिटेल वाले में। अभी आप केवल बस दिमाग बनाते चलो। अब जो भी मिले ना मिले, 2 बार तो मिल चुका है, 2 बार तो अवसर दिए जाने के लिए बोला गया था पहले। अब उनको अवसर मिले लेकिन उनका नंबर ना जोड़ा जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर जुड़ेगा तो। अब सोचो यही ना, जो उतने बार में नहीं हो पाया उस वाले में क्या होगा। जब शिक्षा मित्रों को 2 बार चांस मिला गया, 2 बार चांस दिया गया, जब उसमें जो नहीं हो पाया वो तीसरे चौथे में अब क्या है? अब तो अब सोच ही लो, फिर इनका होना ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आएगा। जब 2 बार उनको, जब इतने महाकुंभ लगा, इतना भर्तियां आई, 1.25 लाख आई, जब उसमें नहीं हो पाए लोग तो अब क्या होंगे? वो फिर किसी भी परीक्षा में नहीं हो पाएंगे जब तक उनको फ्री में उठा के हाथ ना बैठा दिया जाए उस कक्षा में। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? बताओ इसमें। महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ठीक है। अच्छा 5 मिनट बाद आओगे, चलो ठीक है, संस्कृत में जरूर रहना। तो महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? अच्छा, संस्कृत की जो टीजीटी वाली क्लास है उसकी प्रैक्टिस जल्दी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और अभी उसकी डेट अभी नहीं घोषित करेंगे, लेकिन संस्कृत की टीजीटी वालों को और जो होती है उसका प्रैक्टिस केवल, अभी डिटेल नहीं, क्योंकि डिटेल करने के लिए बहुत समय लगेगा, उसकी कम से कम 3 घंटे क्लास डेली हो जाएगा, तो उतना अभी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उतनी सारी सुविधा, उतनी सारी व्यवस्था, उतनी ज्यादा समय भी नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस वाली क्लास मैं जरूर एक सोच रहा हूँ कि जरूर दे दूँ। तो प्रश्न संख्या 24 उत्तर क्या बनेगा? महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, अर बने तो क्या हो जाए? गुण हो जाए, क्योंकि हम संस्कृत में ही पढ़ाए थे कि अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, यह अर और अल के रूप में दिखाई देता है, ठीक। तो यहाँ पर यह गुण हो जाएगा। जहां वह हिंदी संस्कृत से थोड़ी बहुत अलग रहेगी या उसमें उसका बात नहीं आता है, उसको हम अलग से बात कर लेंगे। जो ही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा दिमाग पे तुरंत आएगा, मैं बता दूंगा कि ये यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब बस समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मैं, आप लोग काहे डर रहे हो? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो आप लोग, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, ठीक, बिल्कुल सही कहेंगे। इतना सब कुछ लेते जा रहे हैं फिर भी उनको नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या होगा? अब जब इतने में नहीं, जब महाकुंभ लगा नहीं, तो फिर अब क्या किया जाएगा? हम तो यही कहेंगे। वो देखो जो सच्चाई है, बच्चे कितने भी बेवकूफ हों, बस उनको ये कहा जा रहा है, इनको ये मत कहिए कि ये कभी नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक बिल्कुल विकलांग आदमी जो है एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, तो सारे विकलांग, वो सब अपवाद होते हैं, बहुत अपवाद होते हैं। और आप लोग अपवाद नहीं है, कर्म कीजिए। जो शिक्षा मित्र हमारी क्लास कर रहे हैं, अभी वो पीछे वाली भर्तियों में नहीं हो पाए हैं, वो अगर जैसे सोए थे पिछले इतने साल से, अगर सोए रहेंगे तो अगली चाहे जो भी भर्ती आएगी नहीं हो पाएगा। उनको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ठीक, चलना नहीं पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा।
तब तो हो पाएंगे, अदरवाइज फिर भाई अभी बुरा लग रहा होगा, बाद में नहीं होंगे तो और अच्छा लगेगा तो आप लोगों को। ठीक, बढ़िया से समझ लीजिए। अगर वो समझते हैं कि नहीं हमको होना है, तो होता उसी को हो जो जो मेहनत करता है। ये सोचिए कि जिस तरीके से सोए थे अगर उस तरीके से सोए रहे तो नहीं हो पाएगा। जब उसमें नहीं हुआ तो फिर सोने से नहीं होगा, बदलिए, पूरा सिस्टम चेंज कीजिए अपना। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अधि उपसर्ग होगा। क्या होगा? अधि उपसर्ग होगा। और ये सब क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक, यहां पे देखते हैं। अच्छा, जो हिंदी की जो उपसर्ग है ना, वह हिंदी में उपसर्ग अलग अलग तरीके से आता है। ठीक, अलग अलग तरीके से। हाँ, आई बात समझ में? आगे देखते हैं। जो हम इतना जो अभी तक हम देख पाए हैं, वहीं जो केवल बच्चे हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं, बस केवल संख्या बढ़ा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है उनका। ठीक, केवल इतना डिग्री ले लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सब बन जाते हैं। पढ़िए, शुरू से जो नहीं किया मेहनत, सब धीरे 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 कमजोर हो जाएंगे। एक होता है गांव में, एक पौधा होता है, पानी में होता है, उसको बोलते हैं लमेर। लमेर, यह एक शब्द है, हिंदी में पता नहीं शायद यूज होता है, चालू भाषा में प्रयोग होता होगा, नहीं बता सकते। ये जो ना पानी सारे केवल टंगा रहता है ऐसे दूसरे के सहारे, और जो ही वो सहारा हट जाता है तो ही लुंज करके गिर जाता है। ठीक, वो उस टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं। फिर लमेर से लैमर बनाया हुआ अलग बात है, लेकिन वो शब्द है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है क्या? इसको बताओ कि कलेजे पर सांप लेटना, लौटना। ठीक, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, या फिर दीनता प्रकट करना। हाँ बिल्कुल, समय से आ जाइए, जो लोग भी हैं सभी लोग आ जाइए, कोई बात नहीं, लेट सवेर जल्दी से आ जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, प्रश्न संख्या 26। उत्तर क्या बनेगा? उत्तर क्या बनेगा? ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना, यही क्या होता है? कलेजे पर सांप लौटना। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? विदुषी, यह वाला, यह या फिर सब? ध्यान दो, किस कौन सी वर्तनी इसमें सही है उसको आप ध्यान से देखो। 27 में उत्तर क्या करोगे? तो यह वाला जो है ना, यहां पर विदुषी, याद है ना, बी नहीं होता है और यह दीर्घ वाला नहीं होता है, यहाँ दीर्घ, ये दोनों तीनों नहीं होते हैं। बड़ा ध्यान से बताया ना, जो अभी कोई पहले किया था कि चील कौवे की तरह एकदम ध्यान होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका उस पर ध्यान होना चाहिए, तब तो समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो, शुद्ध वर्तनी से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं 5-7। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाले इसको पकड़िए आप। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रमाणिक, ये तो अभी आया था पीछे, तो गलत है ही। ठीक, अब यहां पर शुद्ध वर्तनी वाले में एक और सस्पेंशन आ गया है। प्रमाणिक कैसे लिखा जाता है जी? प्रमाणिक। और यहाँ उज्ज्वल भी सही है, उज्ज्वल तो पक्का सही है। प्रमाणिक को क्या लिखेंगे? प्रमाणिक यथार्थ वाला जो होता है, इसमें ऐसा करते हैं, इसको अशुद्ध पहले बना देते हैं, क्योंकि जो हमको टेंशन हो रहा है, प्रमाणिक कर दे रहे हैं, अपने आप वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाला उज्ज्वल को आप चॉइस कर लीजिए। ठीक, आप इसमें मेन पूछे जाने का कारण यही था कि 2 ज है आधा की नहीं। ठीक है, कभी कभी वो एक ही छपा होता है तो वो गलत हो जाता है ना। प्रमाणिक को और क्या आ रहा है? प्रमाणिक दिमाग में नहीं आ रहा है, प्रमाणिक का क्या शुद्ध बनेगा? कोई अगर एग्जैक्ट आया प्रमाणिक उसमें हालांकि छपा रहे तो ज्यादा सही। ठीक है, तो अशुद्ध, बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। जो तद्भव के रूप में या अशुद्ध के रूप में आता है वह लिखा होता है प्रमाणिक। ठीक, तो उस पर हम लोग सोचते हैं, फिलहाल यहाँ पर हमको उज्ज्वल को करना है। ठीक, इस वाले पे नहीं। और प्रमाणिक के लिए आप एकदम एग्जैक्ट जो होगा, आप लोग अगर कुछ और जानते हैं तो जरूर बताइएगा। वहां पे हिंदी है, संस्कृत वाले से हिंदी भी छपवा रहे हैं, सही छापेगा, सही सब कुछ सही हो जाएगा। जब पहली बार स्लाइड आता है तो थोड़ा सा उसको चेक करना पड़ता है। ठीक है, प्रामाणिक जी, एग्जैक्ट, बहुत सही। प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो दिमाग पे आ गया। प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक। हाँ, यहाँ प्रमाणिक है। प्रमाणिक तो चालू भाषा हम लोग बोलते हैं, बहुत सही प्रमाणिक। चलो अब वो भी सही है, प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक। देखो यही होता है, जब दिमाग पे कुछ उलझन दूसरा चीज आप लोग लादते रहते हो ना, तो वो मेन बात जो है दिमाग से उतर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं।
कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या फिर इससे। तो निम्नलिखित क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा इसको सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा। आप एकदम बब्बा दद्दा वाले ओरिजिन को बताएंगे तो वह भी इसमें सही नहीं है। थोड़ा सा मैं इस पे आप लोगों को टाइम जरूर दूंगा, क्योंकि आप सभी लोग इस पर उत्तर कर सकते हैं, और जो लोग उत्तर करेंगे इधर उधर भी करेंगे तो उनका नारायण। फिर श्री हरि। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ उसको आप अगर एक एक लाइन से अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर तक पहुंच पाएंगे कि हाँ यह हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। सबको पता होगा कि हिंदी की आदि जननी जो है क्या है, वो आदि जननी। तो आदि जननी तो संस्कृत हो गई, ठीक। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचती है, और फिर अपभ्रंश से अवहट्ट से आगे चलते 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 फिर प्राचीन हिंदी, फिर उसके बाद प्रारंभिक हिंदी, यहां तक आती है। तो जो यहां पर उत्तर दिया जाएगा वो अपभ्रंश को ही दिया जाएगा, ठीक। जो लौकिक संस्कृत पाली प्राकृत वैदिक, इन बता तो रहे हैं हम कि जो संस्कृत है ना, संस्कृत से उत्पन्न होती है। संस्कृत पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद में अवहट्ट, फिर इसके बाद प्राचीन, फिर क्या हुआ प्रारंभिक। तो प्राचीन हिंदी फिर प्रारंभिक हिंदी। तो अभी अपभ्रंश के बाद में ही बात किया जा रहा है, तो एक को ही यहां पर करेक्ट माना गया था इनके द्वारा, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहां पर किसको माना गया, अपभ्रंश को ही माना गया है। मैं इसीलिए इस पर थोड़ा सा समय देकर करके आप लोगों का उत्तर यहां पर देने की कोशिश किया। ध्यान समझिएगा, संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद संस्कृत पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, अवहट्ट के बाद में प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी जो अभी आ रही है। तो हिंदी को अगर देखें तो वह अपभ्रंश से आई है, ठीक। तो ए वाले को करेक्ट किया गया है, और ये बी सी डी सब इसके पूर्वज में तो है ही, लेकिन अपभ्रंश से ही हुआ है। तो यहां से लेंगे। इसका उत्तर बताओ क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। हाँ, ये हरियाणा टेट में आ भी चुका है, ठीक है, हरियाणा टेट में आ भी चुका है। जब हिंदी की जननी पूछी जाए तो आप बिल्कुल वहां पे जाएं कि हाँ संस्कृत ही है। आदि जननी, आदि मतलब बहुत प्रारंभ में। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 माना गया है। ध्यान देना, हमारे यहाँ जो माना गया है संस्कृत में, पहले हम संस्कृत बता देते हैं फिर हिंदी की बता देते हैं। संस्कृत में जो है वह अ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ, ये 9 माने गए हैं संस्कृत में। और हिंदी में क्या मान लिया गया, थोड़ा इसको देख लेते हैं। हिंदी में इसको नहीं माना गया है, पहली बात, लरी वाले को नहीं माना गया है। अ माना गया है, इसके साथ आ, ई के साथ में दीर्घ ई, उ के साथ में दीर्घ उ, इसी के बाद आ जाता है री, माने अ आ ई उ, फिर री। यह इकलौता अकेला ही रहेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह दीर्घ री या ऐसा री के फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो यहां से आते हुए ऐसे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, उसके बाद ए ऐ ओ औ, यही आपके हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यही 11 माने गए हैं। कौन कौन माने गए हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ री की पोजीशन क्या है। हम ऐसा देखे हैं कि पीजीटी में जब इंटरव्यू चल रही थी ना, पीजीटी में, हाँ, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ कि री, हिंदी वर्णमाला में री का स्थान कहाँ है। तो री अगर आप देखोगे स्वरों में है, किसके किसके बीच में है, तो आप लिखने के लिए बोला गया था। तो अ आ ई उ यहीं पे आता है री, फिर ए ऐ ओ औ, ऐसे चलता है, यह चलता है ए ऐ ओ औ। अगर इधर दिख नहीं रहा है तो हम नीचे लिख देते हैं ए ऐ ओ औ। अगर यही क्वेश्चन संस्कृत में जब आता है, अगर पूछे ऐ हिंदी में किसके बाद आता है, ए के बाद आता है, ऐ के बाद क्या आता है, ओ आता है। अगर संस्कृत में पूछा जाता है तो संस्कृत में थोड़ा अलग है। संस्कृत में थोड़ा अलग कैसे है, मैं यहां पे बता देता हूं। संस्कृत में पहले आता है अ, फिर ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। इस बात को ध्यान देना,
अदरवाइज गलत करोगे। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान देना कौन किसके बाद आता है, नहीं तो गलत पक्का होगा। ठीक, आएगा समझ में। जो 9 है वो संस्कृत में है, हिंदी में 11। ठीक, मैं दोनों बात बता दिया है। 9 जो है संस्कृत में, 9 स्वर 33 व्यंजन और इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है, यहाँ पर संस्कृत में जो है ये 9 हो गए, और हिंदी में आप जब पढ़ रहे हो तो हिंदी में इसकी संख्या कितनी आ जा रही है, यह 11 आ रही है, ये हिंदी में आ रही है। ठीक है, हिंदी में। चलिए आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं पता है? हम लोग नॉर्मली इसको क को वर्ण कह देते हैं, ख को वर्ण कहते हैं, हम अपने यहाँ यही कहते हैं वर्ण, वर्ण या अक्षर इन्हीं कह देते हैं। हिंदी में अक्षर क्यों कह दिए पता है? हिंदी में जब भी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा क ख ग घ, कहते हैं अक्षर है, क अक्षर है। इसका मतलब जब इसमें हम कुछ स्वर लगा करके और लगा के बनाए तो इसको अक्षर कहते हैं, कहें अक्षर है, हम यहीं तक इसको वर्ण मानते हैं। चालू भाषा में हमेशा प्रयोग करते हैं, क लिखो ख लिखो, हलंत बहुत कम लगाते हैं हिंदी में, और पूर्णतया वैसे ही लिख करके बता दिया जाता है कि ये है। ठीक, तो ये अक्षर हो गया, तो ये भी देखने को मिलता है। बहुत थोड़ा सा बस एक रिलेशन है, आप संस्कृत को हिंदी से बना के रखेंगे तो हो जाएगा। और जिसके अंत में आता है वह अकारांत होते हैं। क्या होते हैं? अकारांत, अ पर अंत होने वाले अकारांत। ऐसे इकारांत ई पर अंत होगा, उकारांत का उ पे अंत होगा, इस तरीके से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। किसमें संस्कृत वाली उपसर्ग नहीं लगा है? आपको पता होगा कि हिंदी में जो उपसर्ग हैं वह संस्कृत से अधिक हैं। इसमें कुछ अरबी, फारसी, उर्दू ऐसे भी हिंदी में आ जाए हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में केवल 22 उपसर्ग हैं। जैसे बेसहारा, बेजान, बेईमान, ये सब आपको हिंदी में तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको संस्कृत देखने को नहीं मिलेंगे। संस्कृत में बेजान वाला ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि बे कोई उपसर्ग संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 हैं संस्कृत में, और हिंदी में आपके बहुत सारे हैं। इसका हम संख्या नहीं बता पाएंगे कितना है, क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं से इसमें बहुत सारे हैं। संस्कृत वाले अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा, बहुत सारा वहीं आता है। कैसे कि बोलो प्रपराय पसमनी अनुवनि सनिर दुस दुरवी आंग अधियति अभिप्रति। तो देखो आंग, अप, अनु ये सब संस्कृत के हैं, लाचार में नहीं है। लाचार में यह संस्कृत वाला उपसर्ग इसमें नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी और संस्कृत मिला करके पढ़ो। मिला के मतलब हमारे कहने मतलब कि अगर एक पढ़ोगे दूसरे वाले में सपोर्ट थोड़ा कर देता है वो। चलो, यह किस भाषा परिवार का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यह किस भाषा परिवार का शब्द है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, यास्ट्रिक या तिब्बती? किस भाषा परिवार में यह गिना गया है? आप लोग जरूर बताएं। आपको पता होगा भारत में जो बोलने वालों का प्रतिशत है वो भारोपीय 73% लोग भारोपीय बोलते हैं। कितना? 73% लोग भारोपीय बोलते हैं। 25% लोग जो है द्रविड़ बोलते हैं, और ये जो आस्ट्रिक है 1.3% लोग बोलते हैं, और 0.7% चीनी तिब्बती बोलते हैं। भारोपीय है, क्या है, किस परिवार का है? हिंदी भाषा किस परिवार के यहाँ पे है? भारोपीय का है, ध्यान देना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे सौर सैनी जो अभी गुजराती वाला बताए थे, मागधी, अर्ध मागधी, ये सब हिंदी एक तरीके से उससे हिंदी के विकास में ही वो सब है, उसमें जुड़े हैं, उसी से संबंधित हैं। ठीक, तो भारत में कुल 4 भाषा परिवार है। कौन कौन है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये जो यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, यही 4 हैं। इसी 4 के बाद में आप आगे पढ़ते चलोगे। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है, 73% लोग इसको जो है बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क के बाद कौन सा आता है? इसको भी आप बेहतरीन में डालिएगा, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बताया था इसके बारे में, और फिर आया है। बहुत सही, करेक्ट उत्तर, बहुत सही। लेकिन सभी लोग अच्छा कम लग रहा है क्या? लाइक कम लोग किए हैं अभी, हैं? लाइक कम लोग किए हैं। आप लोग ऐसे हो गए ना जो मतलब फ्री का लाइक और फ्री का शेयर करना होता है वो नहीं करते हैं। सोचिए, आप जाएंगे जिस कक्षा में, जिस क्लास में जाओगे पढ़ाने के लिए, क्या सोचोगे कि वो बच्चा आपका सम्मान करे? बहुत आकांक्षाएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन सोचो कि वो तुमसे जो है रोड से मिलने के बाद में तुमको पूछेगा भी नहीं, तो कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा? अरे हम लोग गुरुजन होते थे, क्या बात है।
गजब गजब व्यक्ति हैं, माने एक लाइक शेयर नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हो तुम लोग सोचो, और क्या कर सकते हो। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही गाल और झूठ चबैना। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा आता है? छ आता है। मैं बताया था कि क धन स ऐसे कर दोगे तो छ बन जाएगा, अगर इसको और भी कर दें तो यह वाला ऐसे रहेगा। ठीक, तो क के बाद में यह छ वाली आ जाती है ध्वनि, इसी के नीचे डिक्शनरी कभी भी क्वेश्चन आता था ना कि शब्दकोश में छ कहाँ मिलेगा, तो क के बाद ही मिलेगा। यह बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आया है। कब आया है याद नहीं, लेकिन ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया, हम देखे थे। यशोधनदा बराबर क्या बनेगा? वहां पूछा था कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, और यहाँ लिखा है यशोधनदा बराबर क्या होगा। यह वाला होगा या यह वाला, ये दोनों तो है ही नहीं। ए और बी में से आप लोग जो सही होगा उसको आप लोग उत्तर करें कि यशोदा में कौन सा बनेगा। ठीक, आप लोगों को पता हो गया होगा कि वह नहीं, यह यशोदा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। बहुत ही यह संस्कृत की दृष्टि से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि उसमें आता है कि इसमें कौन सी संधि है। वहां पे जब आता है अक्षौहिणी में तो आता है, कहता है इसमें कौन सी संधि है। समस्या यह है कि यहाँ पे जब संधि पूछा जाता है तो लोग यही गलत कर बैठते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं अक्षौहिणी का संधि विच्छेद करिए। राइट आंसर इसका आएगा अक्ष धन ऊहिनी अक्षौहिणी। यहाँ पे अ है और आगे है उ, इसके मिलने से बनना चाहिए था ओ, लेकिन ओ न बन करके क्या बना है? ओ। ठीक, इसके लिए अलग नियम है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि इसमें गुण बन जाएगा, लेकिन गुण होता नहीं है, वृद्धि बन गई यहां से। ठीक, अक्षौहिणी अक्ष धन ऊहिनी यहां पे हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 36 उत्तर आएगा इसका। बीए संस्कृत की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में ठूस ठूस के भर लेना अच्छे से। ठीक, आगे देखते हैं। भाई जैसे लोग आप करोगे गुरु जी के साथ में वैसे ही ना होगा कि गुरु से कपट अनमित्र से चोरी, के होई निर्धन और के होई कोढ़ी। हम लोग के सामने तो गुरु जी लोग कोई भी अगर आ जाता है कहीं भी है तो हम लोग तो खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं है ऐसे। लेकिन आप लोग सोचिए, आप लोग, यही बात है कि एक लाइक शेयर नहीं कर सकते हो, गुरुआ जी के साथ में कपट चल रहा है, पढ़ के निकल चलो, क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे तो गुरुजी का नाम हो जाएगा, गुरुजी का वीडियो वायरल हो जाएगा, गुरुजी बहुत सारा पैसा लूट लेंगे, कमा। अरे बाप रे, लूटने कमाने ऐसी ऐसी विचार जब आपके दिमाग में है तो क्या होगा आप लोग दिमाग सोचो। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वैसे यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो 25 पक्का बैठ रहा है, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं आपको 26 भी अगर देखने को मिल जाए तो घबराने की बात नहीं है। ठीक, वो स्पर्श वाले में क्या ना, जो ओढ़ा नहीं है उस वाले में एक ठो जोड़ लेते हैं कभी कभी, लेकिन कई जगहों पे वह केवल 25 पे ही चर्चा करेंगे। और हमारे यहाँ संस्कृत में भी कादयो मावसाना स्पर्शा से 25 ही बताए गए हैं। तो राइट आंसर आप क्या करोगे? 25 करो। ठीक, आगे देखते हैं। और पिछली बार कई बार एग्जाम हुआ है ना, ऑप्शन तक नहीं चेंज होता है, वही ऑप्शन के साथ एग्जाम में आता है क्वेश्चन। कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची है नहीं, आप अभी बैठ के पढ़िए। हाँ, गुमराह कर रहे हैं। अब समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन? रजनी, विभावरी, समीर या फिर निशी। अब देखो, रजनी बीती, विभावरी जागरी, रात्रि वाला ना बीत गई अब जागो। यहाँ पर निशी माने भी होला, इसका मतलब क्या है? समीर। एक किसका है? हवा का। किसका है? तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है सी। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गहरे पानी में स्थान पर, या सहनशीलता की सीमा टूट जाना, या फिर अच्छी प्रकार से सिर धोना, या डूबने से बच जाना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का बनेगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजर गया माने सीमा टूट गई सहनशीलता की। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, ये 2 क्वेश्चन शायद हैं इसमें, मैं एक क्वेश्चन इसमें लेके आया हूं। एक दिन मैं क्वेश्चन कल नहीं परसों वाले क्लास में कर रहा था, तो यहां पर मैं लास्ट से चेक किया और 2 पे ही आंसर मिल गया था, तो मैं चेक नहीं किया आगे फिर, और उसमें मैं छोड़ा कि इसको छोड़ो, आगे देख लेते हैं फिर। शायद यही क्वेश्चन है, मैं उसको 2 बार लेकर के आया था कि मैं उसको फिर से चेक करूंगा, बताऊंगा। इसको थोड़ा फिर से चेक करो। मैं बताया कि दंत्य, तो ऋतु लौ सा नाम दंता, ह नहीं आएगा।
प फ ब भ भी नहीं आएगा, इसी दोनों में से होगा। और मैं थ को लगा के जल्दी से निकल गया। महाप्राण में चूंकि अगर हम लिखें त थ द और ध और न, तो यहां देखो ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, यह अल्प प्राण हो जाएगा। और मैं इसी जगह जो है महाप्राण थ निकला बता के चल गया, और इसको हम चेक नहीं किया। हम बोले कि इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं जब इसी पे आंसर मिल गया तो। लेकिन बात यहाँ पे यह आ गई कि अगर हम घोष और अघोष को देखें तो थ घोष तो है नहीं, थ कैसे घोष होगा? स्पर्श तो है, पक्का है। यहाँ पर या तो आप यहाँ अघोष करिए, कैसे? आप देखिए 2 क्वेश्चन था, अभी हमको चेक करने दीजिए पहले क्या है, ठीक, तब हम आपको बताते हैं। देखिए एक होता है खर प्रत्याहार का, एक होता है हस प्रत्याहार का वर्ण। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, तो वर्गों के पहले दूसरे वर्ण इसमें आते हैं, तो यह क्या होते हैं? अघोष होते हैं। फिर क्या होता है? हंस संवारा नादा घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, तो तीसरा चौथा पांचवा इसमें आता है, यह क्या होते हैं? घोष होते हैं। और यहाँ पे वर्ण है दूसरा वर्ण, इसका मतलब या तो अघोष है, इसका मतलब यहाँ पर और टाइप करिए या फिर आपका एक आंसर और हो सकता है कि इस थ की जगह आप ध कर दीजिए तो सही हो जाएगा। ध कर देंगे तो थ द ध, मतलब इस वाले वर्ण पे बात करेंगे तो यह आपका दंत्य हो जाएगा, ये आपका महाप्राण हो जाएगा, ये आपका घोष भी हो जाएगा, ये आपका स्पर्श भी हो जाएगा। मतलब इस वाले ऑप्शन में या तो यहाँ पे आप अ लगाइए या तो यहाँ पे आप ध कीजिए, ठीक। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के फिर आया हूं। उस दिन मैं थ को लगाया, 2 लास्ट से चेक किया, उसी पे चेक किया और आगे चल गया। स्पर्श भी था, ये भी था, ये भी था, इस पे ध्यान से मैं रुक करके नहीं चेक किया। और एक व्यक्ति ने, कोई श्रीमान जी थे, जो हमको कमेंट कर करके फिर वीडियो के नीचे बताया सर ये कैसे घोष में था ना, ये तो ये कैसे घोष हो गया। तो फिर मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ एरर है, फिर मैं चेक किया उसको, और मैं बोला था कि अगले दिन क्लास में इसको बताऊंगा। कल क्लास नहीं हो पाई, आज क्लास हुई तो इसको आज मैं डिस्कस कर दिया। किसी को अगर अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोल सकते हो आप लोग, कोई और भी प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। बी आंसर कैसे बना रहे हो? बी कैसे आंसर बनाओगे? इसमें त थ द क्या हो जाएगा? द आपका तो हो जाएगा तीसरा वर्ण है, और ये तो ये क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा ना। अगर यह घोष हो जाता है तो यह महाप्राण नहीं है, यह महाप्राण कैसे हो सकता है? ये तो अल्प प्राण में हो गया, तब भी तो नहीं हो पाएगा, बी भी नहीं है सही। तो यहां पर अगर थ करेंगे तो यहां अघोष कर लीजिएगा, और अगर यहां घोष करना है तो यहां पर ध धनुष वाला ये ध कर लीजिएगा, तब सही हो जाएगा। 2 बातें हैं, अगर थ लिखेंगे तो आप क्वेश्चन में अघोष कर लीजिएगा, और अगर यहां पर घोष कर रहे हैं तो यहां पे ध कर लीजिए, तब सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा गाना की तरह याद करना? हाँ जो भी हो, कामन मिले टामन मिले, जो भी मिले। एक क्वेश्चन इसी का शायद आगे है, यही है, देखो इसमें देखो सेम क्वेश्चन है क्या? वही घोष, यहाँ देखो ओष्ठ है, और यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे देखो क्या था? दंत्य था, यहाँ क्या है? दंत्य है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ गया? आपका ओष्ठ आ गया। तो हम फिर यही चेक करेंगे कि ओष्ठ कैसे करेंगे। ओष्ठ में आप कैसे करोगे? ओष्ठ वाला तो उपु पधमानिया नाम ओष्ठ, उपु मतलब प वर्ग वाले इसमें आएंगे। तो पर वर्ग कौन है? प फ ब भ म, द नहीं है, थ नहीं है, ह भी नहीं है, एक ही वर्ण बचा, कौन? भ। इसको और चेक कर लो, पता नहीं कि अब हम तो लगा करके भ पे निकल चलेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओष्ठ है ही नहीं, ये तो पक्का है कि ये ओष्ठ नहीं है, तो हम भ लगा देंगे, आगे हम चेक नहीं करते हैं। लेकिन उस दिन के बाद हमको थोड़ा चेक करके बता दें। तो प फ ब भ म क्या हो जाएगा? ये अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, भ महाप्राण है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। घोष में चूंकि यह वर्ण है इसलिए घोष भी होगा, सही है। इस पर मतलब यह क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। अक्सर कर करके हम लास्ट से चेक करते निकल जाते हैं, या तो क्वेश्चन में कोई जानबूझ के खुरापात न किया गया हो तो आप हमारी तरीके से सॉल्व करोगे, निकल चलोगे, और अगर गलती हो ही जाएगी तो सबको नंबर मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में आखिरकार क्वेश्चन ही तब गलत हो जाएगा अगर ऐसा रहेगा, तो कोई दूसरा ऑप्शन तो सही है भी नहीं। अगर इसमें ध भी दिया रहता तब दिक्कत होती, तो ध तो था नहीं, तो इसलिए उसको चेक किए, कट से निकल चले हम। होता तो चेक भी करते ध्यान से, अगर ध भी होता तो चेक करना पड़ता, क्योंकि तब 2 वर्ण मिल रहे थे तो 2 वर्ण पे फिर चेक करना पड़ता। आगे चलते हैं, करना पड़ता है सब। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? धन्यवाद धन्यवाद। 4 बजे होगा, 4 बजे संस्कृत की क्लास होगी, 4 बजे
संस्कृत की क्लास 4 बजे लाइव होगी। आप सभी लोग संस्कृत की क्लास में 4 बजे लाइव जरूर आइएगा। बेहतरीन क्लास होती है, मजेदार। तो हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? सोचो, जो दिया वो बेचारा भगाया गया। इसको अंग्रेज दिए थे हिंदुस्तानी, ठीक। तो किसी को बोलते थे हिंदुस्तानी, तो इसलिए वो आ गया, ठीक। भारतीय नहीं बोलते थे, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी बोलते थे तो क्या होता था? अंग्रेज। लो, अभी ये क्वेश्चन आज ही इसके बारे में चर्चा हुई है, जल्दी से इसके उत्तर को बता दो। इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 वर्ण का छह वर्ण किससे बना है? इससे बना है। त्र और ज्ञ और स्र, इनको भी अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, किससे बना है? कमेंट करके बताओ। जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, ठीक। तर अतर ज ज्ञ स्रक बताओ। इसमें बताओ क्या होगा। यह क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं कि सभी लोग कर पाए ना, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग कर पाए। क्षेत्र क्या पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब कि कुछ और भी होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक बात है कि राक्षस और दानव, ये दोनों राक्षस है, इसका मतलब इसका तो हो ही नहीं पाएगा, ये दोनों नहीं हो पाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर इसका हम राक्षस बताते तो दानव माने भी राक्षस होता है, तो 2 बनाना पड़ता है, तो इसका तो भी नहीं होगा। निशाचर टाइप के राक्षस गिने जाते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो भूसुर बच गए। इसके माने क्या होता है? ब्राह्मण को कहा जाता है। अक्सर मानस में ऐसा एक लाइन है, भूसुर मांसु, जो यहाँ पर बात कहता है ब्राह्मण के मांस की बात आती है, कि वहां पे राजा चंद्रभान कौन प्रताप भान की कथा थी, उसमें लिखा गया है। कभी कभी कुछ पढ़े रहो तो याद आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? भूसुर माने यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षेत्र का पर्यायवाची नहीं है भूसुर, अर्थात इसका 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 सभी तो सभी है ही। 2 हो गए, 3 भी हो गए। देखो, क्षेत्र का राक्षस, दानव राक्षस, ये भी राक्षस, भूसुर अलग हो गया। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि तीनों में से जो अलग मिले पकड़ में आ जाता है कि यही है। चलिए, तर अ से त्र, ज से ज। भूगोल का क्लास चलता है, रात्रि में चलता है। दुर्गे सर लेते हैं क्लास, इतिहास भूगोल जितने भी नागरिक शास्त्र अल्टी पल्टी सब कर लेते हैं। सृष्टि शब्द का, सृष्टि का विलोम शब्द है। एक 9:30 बजे साथ डेली होती है, एक शाम को भी कोई क्लास होती है सर की, उसको आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम जो होगा ई लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम, उस पर आप जुड़ जाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सृष्टि का विलोम बताओ। सृष्टि मतलब सृजन करने के अर्थ में है, तो प्रलय कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रलय कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रलय कर दोगे तो फिर सब नष्ट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रलय, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रलय। आहा, संस्कृत का एक शब्द कई बार हम लोग करते हैं, इप्सित शब्द का विलोम क्या है? इप्सित, कर्तृत्वम कर्म, याद होगा। हाँ, काहे नहीं लगेगा? भूसुर माने ससुर, क्या बात है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें बताइए। इप्सित माने चाहने के अर्थ में, जिसको सबसे ज्यादा कर्तृत्व तमम का चाहना होता है, तो क्या अनिप्सित? इप्सित क्या हो जाएगा? अनिप्सित। चानिप्सित आगे सूत्र पढ़े होंगे कि कभी कभी ना चाहे तब भी उसमें कर्म, जब कार्य का पढ़ रहे हैं तब उसमें दिखाई देता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अनिप्सित कर्म कर जब संज्ञा पढ़ते हैं उसमें आता है। तो इप्सित, कर्तृत्व तमम कर्म, जिसको याद होगा वो लाइन कर सकता है कि इप्सित का अनिप्सित है, ठीक। और सब क्या हो जाएंगे? नारायण श्री हरि, और सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन और, 4-5 क्वेश्चन और। साहचर्य का विलोम शब्द है, बताओ विलोम शब्द। एक अभी यह 1 बजे से चल रहा है और फिर एक अभी चलेगा शाम को 4 बजे से, ठीक। हाँ, रात में चलती है 9:30 बजे, क्योंकि रात में होता है इसलिए बहुत कम हम ध्यान दे पाते हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखते चलें, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 47, साहचर्य का विलोम आप लोग क्या कर रहे हो? साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? साहचर्य एक तरीके से जुड़ाव के अर्थ में होता है, ठीक। तो साहचर्य जो होता है ना, जुड़ाव के अर्थ में, ये क्या? अलगाव, क्या हो जाएगा? 47 में क्या हो जाएगा? अलगाव, जो दूर दूर हैं। साहचर्य जो पास वाले में होते हैं। अलगाव से मतलब असहयोग नहीं, विनियोग नहीं, वैमनस्य नहीं, अलगाव करिए इसमें। कभी कभी ऐसा ऑप्शन देता है जिसको एकदम नियरेस्ट में चल करके उत्तर करना पड़ता है। साहचर्य का अलगाव करिए। चलिए, इसका विलोम बताइए। विराट, वाह बहुत बड़ा विराट। विराट का क्या हो जाएगा 48 में?
विराट बहुत बड़ा, तो छोटापन नहीं, ये देखो यहाँ बचापन, छोटापन, इस तरीके से पन बनाया गया, ये वाला नहीं है। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा है, ठीक। विराट बहुत बड़ा, क्षुद्र छोटा, ठीक। क्या कहता है चूहा, क्या कहता है शेर को कि आप तो महान राजा हैं, मैं तो एक क्षुद्र जंतु हूं। और ज्यादातर क्वेश्चन में जानते हैं जो सही शब्द आता है वो संस्कृत वाले में ही आता है, संस्कृत वाले में आएगा, वहीं आपका पक्का करेक्ट हो जाता है। आहूत का विलोम बताइए। एक सभा आहूत किया तो फिर आहूत करने का क्या हो जाएगा, अनाहूत कर दीजिए, क्योंकि इसमें हुत अनहूत अपहूत दिया है, तो अनाहूत कर दीजिए। बुलाए गए तो अनाहूत कर दीजिए, हटा दीजिए। फिर चलिए आगे देखते हैं। वाह क्या बात है, इस क्वेश्चन का उत्तर अब आप सभी लोग बताएंगे और बता कर करके अपने अपने यहाँ प्रस्थान करेंगे, जय जय जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव का, ठीक। नव स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। संस्कृत की क्लास 1 बजे से किया जाए। अभी बहुत सारा मैसेज आता है सर, उसको टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग वगैरह में कहीं जाते हैं तो घर से बाहर रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं लाइव में। तो देखते हैं, जैसा आप लोग से जब सर्वे लिया जाता है तो आप लोग देते नहीं हो। नीचे कमेंट में जब क्लास ओवर हो जाए तो जो कमेंट वाली बॉक्स आती है उसमें आप टाइम लिखा कीजिए, वो देखा जाता है। ये जो लाइव चैट होता है ये बहुत कम देख पाते हैं, इसको कम ध्यान में दिया जाता है। इसमें बस पढ़ाते वक्त में जो ध्यान में आता है बस वही देखा जाता है। अगर आपको उसमें बदलाव चाहिए तो आप लोग जब क्लास ओवर हो जाए तो पुराने वीडियो के नीचे जो कमेंट खुलता है उसमें जाकर करके मैसेज करो। आज कितने लोग मैसेज करेंगे, और हमारे वाले में करोगे तभी पता चल पाएगा। हमारे वाले वीडियो में जो संस्कृत की पढ़ाई गई है उसमें, या हिंदी की जो पढ़ाई गई है उसमें जाकर करके उसमें आप क्लास में आप डालो कि यह कितने बजे होगा, ठीक। उसमें जाकर के कमेंट करना पड़ेगा कि सर ये वाली क्लास इतने बजे, ये वाली क्लास इतने बजे, तब वो देखा जाता है। या फिर कोई रेटिंग वगैरह दिया जाता है तो उसी में जाकर के दिया जाता है। ऐसे लाइव चैट में तो आप बहुत सारा कर दोगे तो इतना नहीं दिखता है। तो जो जिसको भी टाइम चेंज करना होगा सभी लोग, मैक्सिमम लोग मैसेज करेंगे, चैट करेंगे, ठीक। वीडियो के नीचे जाकर करके चैट नहीं, क्या बोलते हैं, कमेंट करेंगे। कमेंट जब वीडियो जो ओवर हो गई हैं, जैसे कल के वीडियो के नीचे या आज जब ये क्लास हो जाएगा उसके नीचे, ठीक। हाँ बिल्कुल, केवल बस बल्ला दिखाओ बेटा, पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे। तो सभी लोग जो है जब भी आप लोग उसमें वीडियो हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग उसमें चैट जरूर कीजिएगा। अब बताइए कि किसको किसको क्या क्या पूछना है। 1 सेकंड थोड़ा सा स्थिति बनाने दीजिए, पहले आप लोग सामने दिखने का, दर्शन देने का, दर्शन देने वाला कंडीशन आप लोग बनाए हैं भाई। आ जाओ मेरे। और संस्कृत की क्लास के लिए जो लोग अभी पूछ रहे हैं, अभी आज तो क्लास 4 बजे ही होगी, और कल से अगर जो भी टाइम आपको चाहिए उस टाइम पर आप लोग देख लीजिए। हिंदी का हो, संस्कृत का हो, आप जिसके लिए भी वहाँ पे मैसेज करोगे वो सारे चैट करोगे, ठीक। चैट क्या, कमेंट बार बार भूल जाते हैं, कमेंट करोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक। चलो भाई आ जाओ। अभी देखो मैं बैठ करके इसी पे कर रहा था। टोपी लगाओ, टोपी तुरंत, टोपी हमारी कहाँ गई भाई, बाल सब उड़ रहे हैं, हमारा टोपी पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़िए हटाइए, ठीक है। तो अब देख लिए सभी लोग, हो गया, इतना कर देते हैं। तो अब हो गया दर्शन। अच्छा नहीं आ रहा है फोटो, बाल कैसा है, चलिए बहुत अच्छा। ओके ओके, जब भी आप कहोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। और आप उस पर जो भी बोलना उस पर जाके जरूर बोलो, ठीक। हाँ ठंडी बहुत है ना, बहुत ज्यादा ठंडी है, सब ओढ़ करके हम यही पूरा ओढ़ करके ब्लैंकेटों में बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु। जो लोग लाइक नहीं करें हो लाइक कर दें, जो लोग शेयर नहीं करें शेयर कर दें। और जब क्लास ओवर हो जाएगा पुराने वीडियो के नीचे जा करके सभी लोग जाकर के कमेंट किया कीजिए। पुराने वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तभी जा कर करके कुछ हाईलाइट होता है।
आप लोग कमेंट नहीं करते हो। धन्यवाद धन्यवाद मनीषा, कमल किशोर, जितेंद्र, राजू चौहान, पूर्णिमा सिंह, सुप्रिया चतुर्वेदी। 45 वाला क्वेश्चन क्या था? प्रलय का विलोम, यही था 45 वाला क्या? शायद यही था, शायद। एक सेकंड दिखा दीजिए। हाँ यही था। मैं इसको बताया ना कि सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि सृजन करने के अर्थ में होता है, व्यष्टि नहीं होता है, वो अभाव के अर्थ में होता है ना, अभाव के अर्थ में इसको यूज करते हैं व्यष्टि वाला। ये यहाँ पे प्रलय है। कक्षा को लाइक कर दें। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। अभी देखिए हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हिंदी का इतना थोड़ी है कि अब हिंदी नहीं जानते हैं। अभी धीरे धीरे उसमें हम और जब एक एक ऑप्शन तक उसके गहराई में उतरेंगे तो थोड़ा और डिटेल होगा और अच्छा लगेगा। जैसे संस्कृत में थोड़ा गहराई में उतर करके बताते हैं, हर एक कारण निवारण सब बताते हैं। अभी इसमें हम सोच रहे हैं पहले क्वेश्चन कुछ कराएं, ताकि आप लोगों का पहले हमारे साथ जुड़ाव बन जाए। हिंदी वालों का, जो संस्कृत वाले हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, वो बहुत अच्छे से आएगा। हिंदी में बन जाए तो सही है। हाँ बिल्कुल वर्णमाला बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। संस्कृत हिंदी की वर्णमाला कैसे चलती, इसमें क्या क्या है, उच्छिप्त क्या है और क्या क्या है, कैसे। नहीं, हिंदी की क्लास और संस्कृत की क्लास 1 या 4 दोनों में से ही चलेगा। नीचे कमेंट देख लेना, जिस पे सबसे अधिक होगा वही होगा। या तो 1 बजे या तो 4 बजे, यही दोनों में से ही क्लास चलेंगे। और वैसे हमको लग रहा है अभी 1 बजे चलेगा, जब तक कि कुछ लोग और भी नहीं कमेंट करेंगे। ठीक। अभाव के अर्थ में प्रयोग होता है। जब आप हमारे साथ में अव्ययी भाव समास पढ़ रहे होते हैं तो उसी में हम बताते हैं, ध्यान देना, उसमें अव्ययी भाव समास पढ़ाए थे, उसमें बताए थे व्यष्टि के अर्थ में। अच्छा, आप कानपुर से हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब मैं अव्ययी भाव समास पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बोला था कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, उसमें एक आया था, उसी वाले से लेके आया गया है। ठीक, जिसमें वृद्धि का अभाव वगैरह कैसे अर्थ में लिया जाता है वह। ठीक, जैसे अगर उससे संदर्भित अगर हम कुछ बोलें, जैसे अगर हम कहें कि दुर्यवनम दुर्भिक्षिकम दुर्भिक्षम जिसको बोलते हैं, जहाँ भिक्षा नाम वृद्धि मतलब भिक्षा का न मिलना। दुर्राक्षसम राक्षसा नाम वृद्धि, जिसमें कहते हैं राक्षसों की अवनति, ये उसके अर्थ में लिया जाता है। ठीक, ठीक है, तो सब चला जाए फिर अब। हाँ, अजय कुमार वर्मा, सुप्रिया चतुर्वेदी, सोनिका सिंह, कमल किशोर, यम के यम, जितेंद्र पैन कार्ड वाले सभी प्रचार भी लगा दिए हैं। चलिए बहुत सही। ठीक है, राजू चौहान, मीनाक्षी भारती, सॉरी मनीषा भारती, और किसी का मैसेज नहीं दिखाई दे रहा, नया नाम कोई नहीं है। पूर्णिमा सिंह, चलिए लखनऊ से हैं जो लोग फर्स्ट क्लास लिए हैं, बहुत अच्छा। हिंदी की इसीलिए कर रहे हैं ना कि हिंदी की भी कुछ क्लासेस जो है संडे को दिन भी चलाए, जो लोग बाहर चाहते हैं उनका थोड़ा सा रहें क्लास में, देखें तो उनको एक जुड़ाव होगा, पता चलेगा। और जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो भी अच्छी बात है। संस्कृत की हिंदी की दोनों क्लासेस हमारे द्वारा दी जाएंगी, रेगुलर दी जाएंगी। आप लोग बस उसको नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। पवन कुमार गुप्ता, ठीक, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, पुराने वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रतापगढ़ से हैं, चलिए बहुत अच्छा। सुनील यादव जी, बहुत अच्छा। तो ठीक है, तो हम सेशन को अब आप करेंगे, मिलेंगे सीधे 4 बजे क्लास में। हाँ 4 बजे क्लास में, चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसका नाम नहीं लिए हैं वो लोग नाम